अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ऑल आइज ऑन पीसीबी क्रिकेट कमेटी टुडे, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आज अनाउंसमेंट होगी कि किसको मिल रहे हैं नए कॉन्ट्रैक्ट्स, किसकी हो रही है प्रमोशन, किसकी हो रही है डिमोशन और किसको अब फारिग किया जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। बहुत सारे नाम सामने आएंगे, बिग नेम्स, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, इसको कहा जा रहा है कि दे विल नॉट गेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग हसन अली, और साथ साथ फॉर्मर कैप्टन सरफराज अहमद और यासिर शाह की होगी डिमोशन। प्रमोशंस भी होंगी और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। हारिस रऊफ एंड नसीम शाह और स्ट्रॉन्ग पीसीबी के बड़ों की कल एक बैठक हुई और उसमें कई फैसले किए गए। फिलहाल तजावीज़ शॉर्टलिस्ट की गई हैं और ये तजावीज़ भिजवाई गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी को, और वो फाइनल डिसीजन लेंगे जी किसकी डिमोशन होनी चाहिए और किसको प्रमोशन मिलनी चाहिए और किस कैटेगरी में कौन से प्लेयर को आना चाहिए। ये जो खबरें आई हैं हमारे पास, ज़रा इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा देते हैं आपको। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के आगे पर्सन सैयद यासिर ने ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सीधा हमें बातें बताएं कि किस किस की प्रमोशन होने वाली है, किस किस की डिमोशन होने वाली है, एटलीस्ट तजावीज़ क्या फॉरवर्ड की गई हैं। दानिश, इन्होंने 18 नाम कल फाइनल किए थे। ठीक है। 18 में 3 प्लेयर्स जो थे वो ए कैटेगरी के थे। T20 के कैप्टन बाबर आजम, टेस्ट कैप्टन अजहर अली और शाहीन शाह अफरीदी, ये ए कैटेगरी में थे। 9 प्लेयर थे बी कैटेगरी में, उसमें शान मसूद थे, आबिद अली थे। इन दोनों का प्रमोशन हुआ है, ये लास्ट ईयर सी कैटेगरी में थे। असद शफीक थे, यासिर शाह और सरफराज अहमद, ये लास्ट ईयर ए कैटेगरी में थे, अब ये बी कैटेगरी में आ गए। हारिस सुहेल हैं, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर, शादाब खान और मोहम्मद अब्बास। जबकि सी कैटेगरी में नसीम शाह, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान चिनवारी, इमामुल हक और इमाद वसीम। इमामुल हक लास्ट ईयर बी कैटेगरी में थे, इनकी भी डिमोशन हुई है और ये इमाम जो है अब सी कैटेगरी में आ गए हैं। तो ये 18 नाम है जो कल अप्रूवल के लिए चेयरमैन पीसीबी के पास गए हैं। अब देखें कि चेयरमैन इसी लिस्ट को अप्रूव करते हैं या इसमें कोई रद्दोबदल करते हैं। ठीक है। एंड सिकंदर, हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो ये कि एक आपको प्रेसिडेंट सेट तो करना है। ठीक है, अगर आप टेस्ट नहीं खेले तो आपको उसके लिए एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए कि भाई अगर आप टेस्ट नहीं खेले आपको इतना मिलेगा। मगर आपने एक बहुत अच्छी आइडिया दिया था, आई डू वांट यू टू शेयर इट विद अस, कि किस तरह पीसीबी को इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, किस तरह एक वो रखना चाहिए, स्लैब्स होने चाहिए डिफरेंट या पॉइंट सिस्टम। तो प्लीज़ वो ज़रूर मेंशन करेगा, बहुत हेल्पफुल था वो। हाँ, जो मैं कल आपको बता रहा था, मैंने कहा था कि अगर हम एक टारगेट कर लें कि जो मैक्सिमम है, हम सपोज करें 10 लाख रुपए दे रहे हैं, सपोज करें हम 10 लाख रुपए जो टॉप प्लेयर है उसको देंगे, तो आप 50,000 तो स्ट्रेट अवे जो है उसको दे दें कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट उसको जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, ताकि टेस्ट की एक वैल्यू बने। T20 और वनडे में बहुत मैचेस होते हैं, बहुत पैसा बनता है, तो उस पर आप 2.5 लाख रुपए कर दें। जो लड़का तीनों खेल रहा है उसको ऑटोमेटिकली 10 मिल जाएंगे। जो लड़का 2 खेल रहा है वो उसके हिसाब से, अगर वो टेस्ट और वनडे खेल रहा है तो उसको फिर 7.5 मिल जाएंगे। जो सिर्फ T20 खेल रहा है, चाहे वो कितना बड़ा प्लेयर है, उसको 2.5 मिलेंगे। जो सिर्फ वनडे खेल रहा है उसको 2.5 मिलेंगे। ये मेरा एक फार्मूला था कि आप इसको रख देंगे, बात ही ख़त्म हो जाएगी। जो लड़का 3 खेलता है इस तरह। मगर मैं देख रहा हूँ कि अभी आप, ये मेरा एक फार्मूला था, आई डोंट नो कि दे लाइक इट और नॉट, कि पिछली दफ़ा भी जो है मेरे पास लिस्ट रखी हुई है, आमिर को डिमोट किया गया था, फ़कर को डिमोट किया गया था, हसन को डिमोट किया गया था। तो इस दफ़ा फिर अगर आमिर का नाम लिया भट्टी साहब ने, दे विल नॉट गेट। अच्छा, बिल्कुल उन नामों में शामिल है जिनको शायद कॉन्ट्रैक्ट इस बार नाम मिले। और अमाउंट भी मैं थोड़ा बता दूं, हो सकता है लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि जो कैटेगरी ए में 1.1 मिलियन यानी कि तकरीबन 11 लाख रुपए उसको मिलेंगे, और जो बी कैटेगरी में 7,50,000 जो मेरे पास पिछले, और 5,50,000 सी के हैं। या अभी जो ये तजावीज़ दी गई हैं आपको सही लग रही है? क्योंकि हम रिवॉर्ड सिस्टम की बात कर रहे थे कि जो टेस्ट का प्लेयर है उसकी कैटेगरी ऊपर होनी चाहिए, जो परफॉर्म नहीं करता आ रहा है उसकी कैटेगरी नीचे हो जानी चाहिए। जिन जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनकी कैटेगरी इस वक्त नीचे नज़र आ रही है हमें, तो आपको सही डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ रही है? दानिश, ये मुझे ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा? मुझे तो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही ठीक नहीं लग रहा है। इस वक्त दुनिया की कोई टीम जो है वो क्रिकेट नहीं खेल रही है, और दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो अपने स्टाफ की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी आप जब कोई काम नहीं कर रहे तो आपको पैसे किस बात के मिलेंगे। और इंतहाई माजरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ना हो, तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, अगर इनको आप 4-5 महीने की तनख्वाह नहीं देंगे तो इनके घर में ऐसा नहीं होगा, कोई राशन नहीं डलेगा।
माशाल्लाह बहुत वेल ऑफ क्रिकेटर्स हैं ये, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। अभी तो आपको ये नहीं पता कि अगले 6 महीने में आप क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, तो ये अगले 6 महीने में आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो करोड़ों रुपए का जो टीका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा गिमिक है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी सोच है वो ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं करता है, उसको होल्ड करता है, खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है, तो वो जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त दी जा रही हैं उन पर उंगलियां उठेंगी। तो उसको बचाने के लिए आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐलान करने जा रहे हैं। और जहां तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, अगर आपको देना ही था तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12 खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करना चाहिए था। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं उसमें हारिस रऊफ़ का नाम शामिल नहीं है। हारिस रऊफ़ तो पाकिस्तान के लिए T20 मुस्तकबिल में खेलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि उस्मान खान चिनवारी को आप अपनी मर्ज़ी से खिलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बाहर कर देते हैं। वाई नॉट आप फवाद आलम को क्यों नहीं दे रही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, जिस तरह भट्टी साहब ने लिस्ट दी है कि इन लोगों के नाम है। भाई फवाद आलम तो डिजर्व करता है, वो 2 सीरीज से टीम के साथ मौजूद है। बट यही आपने मेंशन किया था कि शायद कोई गुड न्यूज़ हो फवाद आलम के लिए या नहीं? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, फातिमा भट्टी साहब ने 18 नाम बताए हैं, मेरी इत्तला तो थी कि फवाद आलम उसमें है। तो ये यहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा, ये बंदर बाट की जा रही है। और मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि शान मसूद को आप किस बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। हम विल टेक अ क्विक ब्रेक, बट हमारी कन्वर्सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विल टॉक मोर अबाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, हु डिजर्व्स इट, हु डजंट, एंड व्हाट्स हैपनिंग एट पीसीबी, ऑल ऑफ दैट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे थे जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाने हैं। कुछ नाम भट्टी साहब ने हमारे साथ शेयर किए थे। भट्टी साहब, इन नामों के अलावा आपने तकरीबन 18 नाम हमारे साथ शेयर किए। इन नामों के अलावा कुछ और नाम भी थे जो ज़ेर बहस आए। हारिस रऊफ़ का भी डिस्कशन हुआ, हैदर अली को भी डिस्कस किया गया, हसनैन को भी डिस्कस किया गया कि इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए। इनसे मुताल्लिक क्या डिटेल्स हैं आपके पास? दानिश, नाम तो काफी डिस्कस हुए, लेकिन अब जो कल शाम में जो फाइनलाइज करने के बाद 18 नाम जो चेयरमैन को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजे गए, उनमें हैदर अली वगैरह या हारिस रऊफ़ शामिल नहीं। बड़ी ज्यादती है। लेकिन अब भी देखें, चेयरमैन के पास फाइनल अथॉरिटी है कि चेयरमैन अगर चाहे तो इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। देखें, पास में ये होता था, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट बनाते थे वो सेलेक्टर्स और हेड कोच मिलके बनाते थे। इस बार काम ही खत्म हो गया ना। इस बार जो चीफ सेलेक्टर है वही हेड कोच है। तो जो मिसबाह हक की सोच है, ये सारी लिस्ट उसी बुनियाद पर बनी होगी। अब ये है कि अगर चेयरमैन चाहें, वैसे नॉर्मली पाकिस्तान में ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चेयरमैन बहुत ज्यादा उसमें रद्दोबदल करते नहीं। अब देखना है कि मानी साहब के पास जब लिस्ट सबमिट होगी तो उसमें चेंज करते हैं या इसी को अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, हम लोग वेट करेंगे एक ऑफिशियल जो एक प्रेस रिलीज होगा। आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आलिया, हम लोग वही बात करें अबाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, मगर साथ साथ एक बहुत अहम बात की थी वसीम खान ने कि जो टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाहते हैं, हमने एक प्लान डिवाइस किया टू हाउ टू स्टॉप देम कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़े। ऑब्वियसली हमने प्रेसिडेंट तो सेट करना है ना, क्या भाई आप टेस्ट खेलो, T20 खेलो, वनडे खेलो, इतने आपको पॉइंट्स या इसके हवाले से पैसे मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि वो प्लान कैसे होगा? आई डू ट्रस्ट मिसबा टू मेक द राइट डिसीजन, बट व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? हाँ फातिमा, देखिए, टेस्ट को जिंदा रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि आप उनको इंसेंटिव कैसे देते हैं। उसमें उनकी कैटेगरी जो है, एक तो ये जो प्लेयर्स हैं जो टेस्ट खेल रहे हैं, एक तो उनकी परफॉर्मेंस को जज करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि टेस्ट में जब तक आप उनको पैसे ज़्यादा नहीं देंगे, उनको बोनसेस नहीं देंगे, उनको जीतने पे एक्स्ट्रा इनामात नहीं देंगे, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादातर माइल होते हैं इसी चीज़ पे कि T20 खेलते रहें। अब ये जो हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का इशू है ना फातिमा, देखिए 2018 में PCB ने 35 से 25 प्लेयर्स करके डबल फीस कर दी थी। उस वक्त भी ये स्टेप उठाया गया था, जो कि बहुत अच्छा था, क्योंकि जितना आप उनको पैसे अच्छे देंगे उतना ही वो दिल लगा के, जिसको कहते हैं, कि वो खेलेंगे, और ऑब्वियसली ये उनकी जॉब है। अब हमारे यहाँ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त कोई मेथड नहीं होता कि जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकें कि किस बुनियाद पे, किस चीज़ के ऊपर कैसे सामने नतायज रख के चीज़ें की जाती हैं। एक दो चीज़ें यही होती हैं मोटी मोटी कि या तो आप साल भर की परफॉर्मेंस देखते हैं, या फिर आपके मद्देनजर ये होता है कि फला यंग प्लेयर जो है वो मुस्तकबिल के लिए शाइन कर सकता है, तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दे के एतमाद देते हैं। तो चैलेंज जो है इस वक्त, सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को ही तकरीबन दरपेश है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है, और वो है टेस्ट क्रिकेट की तरफ माइल करना।
इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मौजूदा है उनका काफी इंटरेस्ट इस चीज में है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो उसको हाईलाइट किया जाए, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो प्लेयर्स, जो सुनने में आ रहा है कि जो प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे शायद उनको कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए, तो ये एक तरह से बहुत इनकरेज करेगा उन प्लेयर्स को जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी देते हैं तो पिछले साल, क्योंकि अभी तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, तो पिछले साल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर अजहर और असद को, असद शफीक भी सिर्फ टेस्ट ही खेलते हैं ना, तो उनको बी कैटेगरी में क्यों रखा गया था? तो आपको टेस्ट खेलने वालों को जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या आपके पिलर है टेस्ट के, उनको फिर आपको डेफिनेटली ए में रखना चाहिए कैटेगरी में, ताकि वो इंसेंटिव उनको मिले। और उसके अलावा इस वक्त जो आलिया, इस वक्त जो तजावीज़ दी गई हैं उसमें तो क्लियर इंडिकेशन लग रही है कि एक तो कैप्टन को एक कैटेगरी दी गई है और एक ऐसे बॉलर को दी गई है जो तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो नजर आ रहा है हमें, बट सिकंदर आपकी तरह आता हूं मैं, हम कल भी ये गुफ्तगू कर रहे थे, जियो न्यूज़ के नाज़रीन नहीं सुन पाए वो, कि सरफराज अहमद अगर टीम में नहीं है तो क्या उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए? सुनने में आ रहा है कि उनको बी कैटेगरी में तनज़ुली मिलेगी। क्या इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि आगे जाके वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं और वो प्लान में है? या अगर हैं तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो खुदा भला करे। मैं तो समझता हूँ कि ये कोई तरीका ही नहीं हुआ कि एक शख्स ना 3 में ना 13 में, किसी दूर दूर तक आपने इसको रखा नहीं, अपने नज़दीक नहीं रखा, तो आप कैसे उसको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो भी इतनी हैवी अमाउंट घर बैठे दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। मगर जिस तरह की रिजवान की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह उसको पूरे PSL में ड्रॉप किया गया, लोकल टूर्नामेंट में उसको जगह नहीं बनी, वो शख्स को आप जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और पाकिस्तान टीम का हिस्सा है वो। मैं तो इस बात पे अपना सर पीटने को तैयार हूँ कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैं नहीं मान सकता कि एक शख्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट में इस काबिल नहीं है, वो मिसबाह उल हक का सबसे फेवरेट प्लेयर है। हो सकता है कि अब शायद मिसबाह उल हक के जहन में हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि ये ख्याल आया हो कि T20 में मैं सरफराज को लेकर आऊँ। मगर फिर सरफराज ने क्या किया PSL में, आपको सबको पता है, 148 रन या 149 रन हैं उनके 9 मैचों में या 10 मैचों में, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन कर गई है और सरफराज की जो हमदर्दियाँ हैं वो भी कम हो गई हैं लोगों में। मगर क्रिकेट बोर्ड अभी भी उनको जो है रिवॉर्ड कर रहा है, वो उनकी मर्जी है, मुझे तो नहीं समझ में आया। या मुझे लगता है जब एक प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है विद PCB तो उसमें कई क्लॉज होता है कि आपके साथ आपका दिल भी टूटने होगा, आपका दिल भी टूटेगा, आपके साथ ज्यादती भी होगी। मैं प्लेयर्स पर्सपेक्टिव से मालूम बात करना चाहती हूँ आपके साथ। अगर आप खुद प्लेयर विलिंग है मगर आप भी प्लेयर को नहीं खिलाना चाहते तो ये भी तो उनके साथ ज्यादती है। आई नो दैट सरफराज वांट्स टू प्ले, यू हैव नॉट गिवन हिम अ चांस, बट अब ये ऐसी स्टिकी सिचुएशन में हो गए बहुत सारे प्लेयर्स। इंतहाई अफसोस के साथ फातिमा, इस वक्त जो बात आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, मिसबाह उल हक बच्चों के दिल का अस्पताल बना रहे हैं, और ये बात इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ कि बच्चों के दिल का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, लेकिन वो चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बनकर बहुत से लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, इससे भी कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने सरफराज की बात की, इस क्रिकेट बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि सरफराज अब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। फेस सेविंग के लिए आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो रख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उनको दोबारा पाकिस्तान से खेलने का मौका देंगे। दूसरी जहाँ तक बात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, मैं फिर अपनी बात पर कायम हूँ कि 12 से ज़्यादा खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। फिर आपकी टीम में इमाद वसीम वनडे भी खेल रहे हैं और T20 के परमानेंट फीचर हैं, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि असद शफीक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, C कैटेगरी में है। भट्टी साहब ने बताया था हमें कि वो C कैटेगरी में है। अच्छा, C कैटेगरी में है, और उन्होंने आपको अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में एक हारा हुआ मैच बस कर दें, ये डिस्कशन ऐसा है, इसके लिए पूरा आपको जो है ऊपर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं याया आपसे कि आप ना करो यार। बात दरअसल दानिश है कि हम तो नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर आप रिजवान को जो डोमेस्टिक में नहीं खेल रहा उसको आप खिला रहे हैं, और जो डोमेस्टिक का कैप्टन है जो 2 फॉर्मेट खेलता है आप उस पर उंगली उठा रहे हैं। दानिश, तो मेरा आपका क्राइटेरिया भी मेरे समझ में आ रहा है। ये सवाल भी बनता है कि टीम में जगह भी बनती नहीं बनती, बट देखिए अगर टीम में जगह बनती नहीं बनती तो वो खेल कैसे रहे, सबसे बड़ा सवाल ये है। उनको फिर जाना है। सुहेल, थोड़ा सा हमें अपडेट दे दे, क्या कुछ हो रहा है, व्हेन विल बी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस वक्त? ठीक है, आई थिंक सुहेल जो है वो आप लोग बात कर मामला बहुत गर्म हुआ है, जस्ट गेट इन टच विद हिम अगेन। ठीक है, आप भट्टी साहब से ही बात कर लेते हैं। वैसे भट्टी साहब, यही जो याया बात कर रहे थे कि प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपको क्या लगता है, आप भी प्लेयर्स से बात करते हैं, वो लोग क्या इस सिचुएशन में सोच रहे हैं, क्या उनकी थॉट्स हैं?
फातिमा, वो किसी से पूछा ना कि अगर आप जंगल में जा रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसने कहा कि फिर जो करना है वो शेर ने करना है, मैंने क्या करना है। तो प्लेयर्स के पास तो अब ऑप्शन नहीं है ना, ज़ाहिर है प्लेयर्स तो एम्प्लॉय है, ये तो जो नौकरी देने वाला है उसको तय करना है। ठीक है भट्टी साहब, आपकी तरफ वापस आते हैं। सोहेल इमरान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, इजलास होने वाला है, उनसे अपडेट लेने। सोहेल, कब तक ऐलान मुतवक्के है? जी दानिश, जो बताया गया था पहले वो तो यही था कि दोपहर के वक्त इसका ऐलान कर दिया जाएगा तकरीबन 12 बजे तक, लेकिन जो हमें अब इतलात मिल रही हैं वो इसका यही है कि अगले 2 घंटे के अंदर इस जो बहुत ज्यादा मुंतजर हैं लोग, शायकीन भी और सारा मीडिया मुंतजर है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम मंजर आम पाने के लिए, तो अगले 2 घंटों के अंदर इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तकरीबन मंजूरी के लिए गए हुए हैं और हमें क्रिकेट बोर्ड के जराए इस वक्त तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ ही देर में वो लिस्ट उनके पास पहुंच जाएगी और उसको तरतीब देकर मीडिया के लिए उसको रिलीज कर दिया जाएगा। मनोअन वही नाम है जो इससे पहले हम इस पैनल के ज़ेरे गौर उसके ऊपर डिस्कस हो रहा था, उसमें कुछ जो नए नाम खिलाड़ियों के लिए जा रहे थे वो भी डेफिनेटली उसमें नामों में शामिल हैं, जिसमें हारिस रऊफ है, हैदर अली है और तीनों। जी फातिमा, हसनैन भी शामिल है उसमें? जी हसनैन भी उसमें शामिल है। बाकी जो जिन प्लेयर्स को तरक्की मिली है जिनका जिक्र माजिद भाई ने भी किया, उसमें रिजवान, आबिद अली और शान मसूद को प्रमोशन मिल रही है, लेकिन इमामुल हक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको डिमोशन होगी, वो कैटेगरी सी में चले जाएंगे जहां पर पहले से मौजूद फखर जमान, उस्मान शनवारी, फकार अहमद जिन्हें पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और नसीम शाह को भी पहली मरतबा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। सरफराज अहमद और यासर शाह जैसा पहले भी यहाँ पर डिस्कस हुआ है वो बी कैटेगरी में शामिल कर लिए जाएंगे। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है अगले घंटे 1.5 घंटे के अंदर जरूर मीडिया के सामने ये जितने भी नाम डिस्कस हुए हैं यही नाम सामने आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान, एंड वी ट्रस्ट यू कि आप सबसे पहले हमें भी ये सब न्यूज़ देंगे, तो वील वेट फॉर दैट। बट डू यू गाइस वांट टू टॉक नाउ अबाउट, थोड़ा सा हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे वेट भी कर लेते हैं, लेट्स वेट फॉर दिस एंड लेट्स। हां जी, मैं जब आप बात कर रही थी ना लड़कों को दिल को तकलीफ, देखिए ये क्रिकेट मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया, बड़ा रूथलेस गेम है। मैंने खुद अपनी आंखों से बड़े बड़े खिलाड़ियों को, मैं नाम नहीं लेता, जो कि चीफ सेलेक्टर भी फिलहाल रह चुके हैं, वो उनको रोते देखा है आंसुओं से, उनसे रन्स नहीं हो रहे थे। तो ये बहुत ही खेल जो है ना ये बड़ा रूथलेस है, इसमें आपको हर्ट भी होते हैं और आपको इनाम भी बहुत मिलता है। तो जो नए बच्चे आते हैं उनको शायद आदत नहीं होती, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब पुराने होने लगते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि भाई ये तो परफॉर्मेंस करोगे तो खेलोगे। इसलिए आप देखेंगे हम ये कहते हैं ना, कई दफ़ा लड़के अपना 50 कर लेता है कि यार मेरा अगला मैच तो पक्का हो जाए, मैं 50 तो कर लूँ, मैं एक आउट किसी तरह कर लूँ, रन बचा लूँ, व्हाटएवर, मेरे अगला मैच मेरा पक्का हो जाए। ये हर लड़की की साइकी होती है, ये होनी नहीं चाहिए, उससे क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमें अपना मेयार बेहतर करने की जरूरत है। आलिया, बेंचमार्क का तयन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की। मीडियोकर परफॉर्मेंसेस को एक्सेप्ट कर करके और सराहकर हमने अपनी क्रिकेट को यहां तक पहुंचा दिया है। हमें अपना स्टैंडर्ड खुद बढ़ाना पड़ेगा कि भाई इस लेवल के प्लेयर को हम एक कैटेगरी देंगे, इस तरह परफॉर्म करेगा डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली तो उसको प्रमोशन मिलेगी, खामखानी मिल जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब भी सीकू बात कर रहे थे ना दानिश, मेरा ख्याल है इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि जो मैच विनर हो, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस जो हैं, बजाय इसके कि अपने लिए 50 करें, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हो, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स कितने लिए हुए हो, कौन उसकी रेस में दौड़ लगाता है, जाहिर है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तभी मैन ऑफ द मैच मिलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको, हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हमने मीडियोकर्स को इतने बड़े बड़े हीरोज बना दिए हैं, लेकिन अगेन दानिश, हम रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि आपको अपना डोमेस्टिक जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो गैप है वो इतना ज्यादा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यासिर शाह को जो पिछले साल भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक कैटेगरी में, वो भी बहुत बड़ा फेवर दिया गया था, कि मुझे याद है साउथ अफ्रीका में उनको पहले टेस्ट में 4 ओवर दिए, तीसरे टेस्ट में शायद उनको बाहर बिठा दिया था और उन्होंने 2 विकेटें 123 रन देके ली थी। अब पॉइंट ये है, ठीक है वो अब बी में आए, सी में आए, मेरा तो इशू ये है कि भाई आप यहाँ पे हमारे जो स्पिनर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आप ये देखिए कि हमारे पास स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर्स रहे हैं, हमने इनसे सीरीज जीती हैं, लेकिन आप वही घुमा फिरा के टेस्ट में यासिर शाह पे आ रहे हैं, शादाब को भी हम शॉर्टर फॉर्मेट में रख रहे हैं, उन पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये जरूर इसको सामने
में रखना चाहिए कि आप इंसेंटिव जो है वो आपकी परफॉर्मेंस बेस ही होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि ये जरूर देखना होगा कि फखर जमान जो हैं, क्योंकि एक टेस्ट में उन्होंने 8 रन बनाए हैं और 8 T20 में उन्होंने 50 रन बनाए हैं, तो उनके साथ क्या सलूक होता है मैं जरा उसका भी इंतजार कर रही हूँ। और यंगस्टर्स को जो ये दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अल्लाह करे जैसे सोहेल इमरान कह रहे हैं कि हैदर अली को, हसनैन को बहुत जरूरी है, क्योंकि ना ये इन लड़कों में ये हंगर नजर आ रही है कि ये आगे खेलना चाहते हैं और जान मारना चाहते हैं। तो इनके ऊपर एक्चुअली आपकी जो आपका फ्यूचर प्लानिंग होती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का C हिस्सा जो है वो उसके ऊपर बेस करना चाहिए, और होता भी है कि उन यंगस्टर्स को आप एंगेज करते हैं जिनके अंदर आपको स्पार्क नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात। और बिल्कुल आलिया, क्योंकि मैं यही कहने वाली थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुड रिफ्लेक्ट व्हाट योर फ्यूचर इज गोइंग टू लुक लाइक। तो एक पूल आपका बड़ा जबरदस्त वजह था यंगस्टर्स का। या जस्ट कमिंग टू यू, अच्छा मुझे यू नो आई वांट टू नो दिस पर्सनली, जिनको फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम? फिर वो क्या स्टेप, क्या होता है उसके बाद? कुछ नहीं होता, और उनके पास ऑप्शंस होते हैं। हाँ, वो अपनी सेविंग जो होती है उसको यूज करते हैं, या फिर हाथ उठाकर दुआ करते हैं। अच्छा, अगर उनको कोई लीग भी खेल लियो फ्यूचर, तो फिर उसके लिए उनको फिर भी NOC चाहिए होगा फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड, राइट? नहीं, देखें, जो क्रिकेट खेल रहा है खिलाड़ी, उसको तो बगैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के NOC के आपको कोई भी ऑब्लाइज नहीं करेगा, उसको NOC तो चाहिए। इवन अगर आप रिटायर क्रिकेटर भी हैं तो आपको NOC की ज़रूरत तो है, क्योंकि आप किसी मुल्क में रहते हैं, जंगल में तो रहते नहीं हैं। तो अब मसला ये है कि यहाँ पर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, नया पिंडोरा बॉक्स इससे डेफिनेटली खुलेगा। और जो आलिया रशीद साहिबा बात कर रही थी फेवर देने की, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये फेवर कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। ज़रा मुझे बताया जाए कि लास्ट टाइम आपने यासिर शाह को बहुत अच्छा सवाल किया आलिया रशीद साहिबा ने, और अब सरफराज को आप किस बुनियाद पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं? आप सबसे पहले ये डिस्क्राइब कर दें कि क्राइटेरिया क्या है। अजहर अली को आपने क्यों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की B कैटेगरी में रख दिया था? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें मिलने चाहिए। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम मैनेजमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स का भी जो है वो खुलासा होना चाहिए कि भाई वो किस बुनियाद पर खेल रहे हैं। अब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी है और टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों को मोटिवेट करना है। अब आपके अपने कॉलो फेल में तजाद है। जो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है, फवाद आलम, अगर उसका नाम नहीं आता तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वो डिजर्व करता है, वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट से बाहर है, उसका डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। तो ऐसे खिलाड़ियों को अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी मकसद ये है कि आप अपने मुल्क से अगर खेल रहे हैं तो आपको एक इजाफी पैसे मिलें, कि आपको अगर कहीं लीग खेलने जाना है तो आप उसको ना खेलें, क्योंकि आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आ रहा है। तो अब मसला ये है कि जो लगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खेल रहे हैं वो टॉप कैटेगरी में, पाकिस्तान सुपर लीग की इश्तिहारों में वो काम कर रहे हैं, 4-4 लीग वो खेल रहे हैं। तो भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या है? फिर वो जब क्रंच मैच आता है, क्रूशल मैच आता है, कोई कमर पकड़ के बैठ जाता है, किसी के हाथ में दर्द हो जाता है, तो भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मकसद क्या है? और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की टॉप कैटेगरी में, जिस तरह आलिया बता रही थी, आप उसको श्रीलंका के खिलाफ नहीं खिला रहे। मैं यासिर शाह की बात कर रहा हूँ, एक कैटेगरी में था, जो एक कैटेगरी में था आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। भाई किस चीज का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है? ये मजाक है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। साथ पे रेस भी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है। भट्टी साहब की तरफ आऊंगा कि जो परफॉर्मेंस रिव्यूज हैं वो तो फिर सबके होने चाहिए। क्या टीम मैनेजमेंट का अभी तक कोई परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ है? क्या सवाल करने के बारे में सोचा गया है? सवाल करना तो दूर की बात कि भाई चीफ सिलेक्टर ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जो लड़के उठाए थे, टीम सेलेक्ट की थी, वो किस तरह की सेलेक्ट की थी और क्यों सेलेक्ट की थी, किसी ने पूछा है अभी तक? देखें, टीम मैनेजमेंट का तो रिव्यू होगा जब 1 साल इसका पूरा होगा। तो अभी तो मिसबाह उल हक का 1 साल पूरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल वही है कि भाई क्रिकेट तो हो नहीं रही, तो हम इनको तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? बेसिकली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसको अगर बहुत ही आसान जबान में हम समझें तो ये मंथली सैलरी है जो प्लेयर्स को मिलेगी। अच्छा, अभी आलिया कह रही है कि हैदर अली को दे दे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। एक तरफ तो हम कहते हैं जी कि ये क्रिकेटर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अरे भाई अभी वो पाकिस्तान से तो एक मैच नहीं खेला, उसको अभी से हम पैसों के पीछे लगा देंगे तो वो फिर उसका फोकस ज्यादा पैसों के पीछे होगा। हैदर अली पाकिस्तान के लिए खेल ले, परफॉर्म कर ले। PSL की परफॉर्मेंस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना मेरा ख्याल ये भी ज्यादती है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग एक नाम है, इसमें अभी तक वो डिस्कस नहीं हुआ, इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान में पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। ये किसी ने नहीं सवाल किया कि भाई इफ्तिखार अहमद कैसे आ रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखिए, क्राइटेरिया कोई नहीं है,
मनपसंद लोग कभी अंदर पसंद होते हैं, नापसंद ही है ना, जिसको बस और पसंद कुछ नहीं। नहीं होता उसको बाहर कर भट्टी देते साहब हैं। अब कैसे भूल गए इफ्तिखार अहमद के क्राइटेरिया? 3 डायमेंशनल प्लेयर है, अगर आपको याद होगा। यार उसकी 3D परफॉर्मेंस प्लेयर, आपको पता है उसके है पीएसएल में 3D प्लेयर है। जो भी है तो 80 3D रन प्लेयर नहीं ना। किए, 2 विकेट और 80 रन नहीं किए, सर होगी 79। जी जी, है तो आलिया 3 आलिया भी डायमेंशनल कुछ, प्लेयर। आलिया भी आप फ्यू सेकंड्स लेफ्ट, आप कुछ कह रही हैं? नहीं, मैंने कहा अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि पीएसएल की बेस पे नहीं कर रहे, तो आप इफ्तिखार अहमद को जज पीएसएल की बेस पे क्यों नहीं नहीं कर रहे हैं? उसके वो हमने- वो तो हम- और बताते हम पाकिस्तान कोच की की तरफ ज़बानी से क्या कह रहे किया। हैं। He's जितवाई है, he's a very good player by the बस, way, उसकी लो जी। परफॉर्मेंस उठा के देखें। वो उनके पास हमारे हाँ। पास तो ऑलराउंडर्स वैसे ही नहीं है, स्पिनर एंकर भी का है, रोल दिया बहुत मिसबा अच्छा ने। प्लेयर है। लेकिन आलिया बॉलिंग तो इफ्तिखार अहमद से कराई नहीं जा रही थी, एज अ बैट्समैन भी नहीं उनको दानिश, सही रोल नहीं दिया बात जा असल रहा ये था। है कि अगर आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जीरो हो, आपको खिलाया ना जाए तो यार वो तो शर्म की बात होगी ना। फखर को आप बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आलिया रशीद से कि ये फखर को किस बेस पे मिलेगा, अगर मिला तो हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही, मैं भी इंतजार इंक्रीमेंट कर के रहा हूँ। साथ, डोंट फॉरगेट दैट कि पे रेस भी साथ साथ होंगे। बट यू नो जेंटलमैन, आप लोग डोमेस्टिक की भी बात कर लेते तो एक और अपडेट ये भी है कि यू नो जो अनाउंसमेंट होगी उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट वेयर इज स्टैंड, उस पर भी बात होगी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को एक विंडो दी जाएगी बाय पीसीबी। पीसीबी इसके कोई अखराजात नहीं उठाएगा दानिश, सो डिपार्टमेंट्स हैव टू डू इट ऑन देयर ओन। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि ये विंडो का तयन कब होता है, हाँ। कब की विंडो दी जाती है, फिर डिपार्टमेंट के क्रिकेटर्स या डिपार्टमेंटल जो आदि भी ऑर्गेनाइजर्स willing हैं हैं। वो खुद भी विलिंग हैं कि वो अपने बलबूते पर डिपार्टमेंट क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कराएं और देखें किस तरह काम आगे बढ़ता है। खैर इन पैनल इश्यूज को पर हम शुक्रिया आगे कहते चल के भी बात करते रहेंगे।